Right. So now, finally, we are entering into a new era now, and that is of monitoring or controlling your performance. What we have been doing so far was all about planning, right? As I told you that in the planning process हम करते क्या है कि हम स्पेशली प्लानिंग तो ज़ाहिर है शुरू होती है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है और बाकी प्लान सारे उसके अंदर जाके फिट इन हो जाते हैं और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद स्कोप बनाते हैं उन रिक्वायरमेंट की बेस पे और फिर हम अपना स्कोप को सब डिवाइड करते हैं इनटू WBS। फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ बनाते हैं उनको सीक्वेंस करते हैं ड्यूरेशन का एस्टिमेट लगाते हैं अपना स्केजुअल बेसलाइन बनाते हैं। फिर कॉस्ट के अंदर जब आप एंटर करते हो तो ज़ाहिर है प्लान कॉस्ट तो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान तो बना होता है पहले ही और उसके बाद हम फिर कॉस्ट के एस्टिमेट लगाते हैं और बजट अपना फाइनल करते हैं। तो ये तीन प्रोसेस जो हमने पढ़े दे वर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसके बाद हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जाते हैं, राइट। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस ग्रुप है जिसके अंदर हर नॉलेज एरिया या हर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उसको मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कोप के अंदर हम वैलिडेट करते हैं स्कोप को, कंट्रोल करते हैं स्कोप को। स्केड्यूल के अंदर हम स्केड्यूल को कंट्रोल करते हैं और इसी तरह कॉस्ट के अंदर हम कॉस्ट को मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं, राइट। सो ये हमारा प्रोसेस है मॉनिटर एंड कंट्रोल का। बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट गिव यू एन ओवरव्यू। मेरे ख्याल में आज घंटा इसी पे लगेगा हमारा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो फंक्शन है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें नहीं भी बताऊंगा, वो आपको FOPM और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्पफुल जरूर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं कंट्रोल कॉस्ट पे जाने से पहले मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करता हूँ। अच्छा, पहले आपको बार बार ये बहुत सारे बाकी टीचर्स ने भी बताया होगा, मैं खुद भी बता रहा हूँ, बार बार आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि पहले हमारे पास प्रोसेस ग्रुप्स होते थे। इनिशिएट करते थे हम, एक इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप था। दूसरा कौन सा था? दूसरा प्रोसेस ग्रुप कौन सा? प्लानिंग। प्लानिंग। Planning, गुड। इस ठीक हो गया। नेक्स्ट? एग्जीक्यूशन। executing, execution, यस, ठीक है। एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड देन monitoring and controlling. एंड देन क्लोजिंग। ठीक है। अच्छा, अब जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है ना, ये प्रोसेस ग्रुप्स अब खत्म करके परफॉर्मेंस डोमेन्स की बात की जाती है ना। अब जो नया स्टैंडर्ड है उसमें हम परफॉर्मेंस डोमेन्स की बात करते हैं और 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं, 8। ऐसा ही है? Yes, sir. अच्छा, उनमें से एक परफॉर्मेंस डोमेन है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन। करेक्ट? आपने पढ़ लिया है मेजरमेंट Yes, परफॉर्मेंस sir. डोमेन? पढ़ ली है, राइट। सो अब ये जो मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन है, ये एक्चुअल में जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप था, ये वही चीज है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। करेक्ट? अच्छा, अब ये लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इनका आपस में क्या लिंक है? लुक, आपका थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, मैं उससे शुरू करता हूँ, MEC के नाम से। तो ये बातें अब आपने गौर से समझनी है। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप बेशक नोट्स फिर उस वक्त रिकॉर्डिंग सुन के बना लीजिएगा, इफ यू वांट साथ साथ बनाने हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये बातें आपने समझनी लाजमी है। इससे आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी समझ आएगी। इसीलिए मैं प्लानिंग के अंदर भी वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से हमेशा काम शुरू करता हूँ ताकि आपको जर्नल स्ट्रक्चर समझ आए कि प्लानिंग के अंदर पूरा प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो रहा होता है। सो बिल्कुल उसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो है, सॉरी, ये मॉनिटरिंग, एवेलुएशन एंड कंट्रोलिंग, ये तीन चीजें हैं, ये आपका एक सब्जेक्ट है। मॉनिटरिंग से क्या मुराद है? इसको आप मॉनिटरिंग से मुराद यूं समझ लें मेजरमेंट है। ठीक है, मॉनिटरिंग या मेजरमेंट। मेजरमेंट से क्या मुराद है कि मैं ये देखता हूं कि एक्चुअली मेरा काम कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। मेजरमेंट्स लेना अब डिपेंड करता है कि जो डिलीवरेबल्स मैं बना रहा हूं वो डिलीवरेबल्स कैसे हैं। इसके बारे में, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दीवार बनानी है तो मैं ये मेजर करूंगा कि मैंने कितनी दीवार बना ली है, ये मेरा एक काम था, राइट। मुझे प्रोक्योरमेंट करनी है तो मैं मेजर करूंगा कि मुझे कितनी चीजें मैंने प्रोक्योर कर ली हैं। मुझे क्वालिटी एश्योरेंस करनी है तो मैं देखता हूँ मैंने कितनी परसेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कंप्लीट कर ली है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर, लेट्स से कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, डोर्स बन के आने हैं, दरवाजे, तो कितने दरवाजे बन के आ गए हैं,
अच्छा, दरवाजों का साइज क्या है एक्चुअली जब मैं मेजर करता हूँ, तो ये सारी मेजरमेंट्स हैं। कुछ स्कोप रिलेटेड मेजरमेंट्स होती हैं। अच्छा, कुछ आपके पास मेजरमेंट्स आती हैं टाइम रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ये एक्टिविटी किस डेट को शुरू हुई, किस डेट को खत्म हुई, दूसरी एक्टिविटी किस डेट को स्टार्ट हुई, अभी खत्म नहीं हुई तो कितने परसेंट कंप्लीट है। तो ये सारे के सारे मेजरमेंट्स है, ये स्केड्यूल रिलेटेड मेजरमेंट है। इसी तरह कॉस्ट रिलेटेड मेजरमेंट क्या होगी, मेरा कितना पैसा अभी तक लग चुका हुआ है, राइट। सो ये मेजरमेंट मतलब हर स्कोप, हर जो एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी अलग अलग है, स्कोप की मेजरमेंट अलग है। जैसे ये दीवार मेरे स्कोप में शामिल थी, उसको मैं मेजर किया। अच्छा, ये काम मेरे स्कोप में था, मैंने इसको मेजर किया। क्वालिटी एश्योरेंस मेरा क्वालिटी की मेजरमेंट को शो कर रहा होता है। दरवाजे जो बन के आए, ये किसी हद तक क्वालिटी से रिलेटेड भी है, वो मैं आगे किसी जगह पे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर टाइम हुआ तो, लेकिन ये क्वालिटी है। इसी तरह एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है, ये मेरी कॉस्ट की मेजरमेंट है। कौन सी एक्टिविटी किस डेट को स्टार्ट हो रही है, किसको फिनिश हो रही है, एक्चुअली ये मेरी मेजरमेंट है टाइम से रिलेटेड। आई होप यू आर गेटिंग इट। Yes, sir. ठीक है। Okay, अच्छा, sir. कितनी कितनी रिसोर्सेज काम कर रही हैं, कितने ने काम किया है, ये रिसोर्सेज से रिलेटेड मेजरमेंट है। सो ये सारी जब मेजरमेंट्स आ जाती हैं, तो फिर हम अगला काम ये करते हैं कि उन मेजरमेंट्स को लेके हम एक एवेलुएशन का काम करते हैं, राइट। मैं अब दोबारा लिख रहा हूँ, मेजरमेंट, एवेलुएशन एंड कंट्रोलिंग, ये तीन चीजें हैं। मेजरमेंट्स ले ली, ओके। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक एक्टिविटी है, वो 10th ऑफ जनवरी को स्टार्ट हुई है और वो 20th ऑफ जनवरी को खत्म हुई है। ये मेरी मेजरमेंट आ गई हुई है। अच्छा, इसी तरह एक दीवार है, वो 8 मीटर, ये स्कोप की मेजरमेंट है, 8 मीटर बन गई है। एक और है, वो मतलब चलिए इसी दीवार का ले लेते हैं। ये दीवार बनाने का काम लेट्स से 10th जनवरी को शुरू हुआ और 20th जनवरी को खत्म हुआ और अभी तक 8 मीटर दीवार बनी है। और मेरे पास लेट्स से, जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, मैं कहता हूँ इस पे मेरा 10,000 एक्चुअल कॉस्ट अभी तक आ गई है, राइट। इन मेजरमेंट्स को अगर मैं अकेले से देखूं, स्टैंड अलोन देखूं, तो ये मेजरमेंट्स मुझे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मतलब 10 जनवरी को एक एक्टिविटी शुरू हुई है तो क्या करूं मैं, मिठाई बांटूं, क्या करूं मैं, शुड आई बी हैप्पी ओवर इट। 20 जनवरी को खत्म हो गई है तो क्या मैं इस पे खुश हो जाऊं या मैं इस पे अफसोस करूं। 10,000 मेरे लग गए हैं, क्या मैंने सेलिब्रेट करना है या अफसोस करना है। सो ये आइसोलेशन में हमें कुछ नहीं बताती। इस सारी चीज को, ये जो मेजरमेंट्स आती हैं, इनको, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इन चीजों को हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा। क्या कहते हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा। ये डाटा है, ये रॉ डाटा है जो मेरे मुझे एज सच कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। मुझे डाटा मिल रहा है स्केड्यूल का, मुझे डाटा मिल रहा है स्कोप का, मुझे डाटा मिल रहा है कॉस्ट का और इसी तरह बाकी चीजों का भी। तो ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, ये मुझे मेजरमेंट करने से मिलता है। इज दिस क्लियर? ओके। अब मैं नेक्स्ट काम करता हूं, इसको एवेलुएट करता हूं। एवेलुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने इस एक्चुअल डाटा को या अपनी जो मेजरमेंट्स हैं, इन मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं विद आवर बेसलाइंस या विद आवर प्लान्स, राइट। बेसलाइंस और प्लान्स कि ठीक है, ये डाटा मेरे पास आया, WPD वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया, या ये जो मेजरमेंट्स मैंने ली ये आई, और उसको मैं कंपेयर करूंगा विद बेसलाइन या प्लान। फॉर एग्जांपल, मैंने ये देखा, पहली चीज ये कंपेयर की कि एक्टिविटी 10 जनवरी को शुरू हुई, लेकिन प्लान में क्या था, बेसलाइन में क्या था। बेसलाइन में लिखा होता है 7 जनवरी को शुरू होनी है। तो दैट मींस नाउ इट विल गिव मी अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये रॉ डाटा अब नहीं रहा। जब मैं कंपेयर करता हूं अपने एक्चुअल डाटा को विद द बेस लाइन, तो ये मुझे बताता है कि यार आप 3 दिन लेट हैं। ऐसे ही है ना। Yes, sir. और ये Yes. 20 जनवरी को खत्म हुई और मैं देखता हूँ बेस लाइन में कितनी थी, बेस लाइन में था इसको 15 जनवरी को खत्म होना चाहिए था। तो मुझे ये पता चला कि मैं 5 डेज का डिले आया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ये, अब जब मैं अपने डाटा को कंपेयर करता हूं विद द बेसलाइन और प्लान, इसको हम कहते हैं हम एवेलुएशन कर रहे हैं। और उससे मुझे पता चलता है कि यार मैं
अपना एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या मैं प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ, या मैं लेट हूँ, या मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ, या मैं इसी तरह स्कोप जो है लेट्स से 8 मीटर बनी है इन 10 दिन में, तो बनानी कितनी थी, पता चलता है 10 मीटर बनानी थी, तो इसका मतलब मेरा स्कोप इनकम्प्लीट है। प्लान के अंदर था, बेस लाइन के अंदर था 10 मीटर बनाना, और एक्चुअल में मैंने 8 मीटर बनाई है। सो इसका मतलब है मैं अपना स्कोप पूरा नहीं कर सका, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। इसी तरह 10,000 लगे हैं, मैं ये कहता हूँ कि यार 8 मीटर जो वॉल बनी है इसके लिए मैंने कितना पैसा रखा हुआ था, पता चलता है जी इसके लिए मैंने 12,000 रखा हुआ था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वाह, ये अब वाकई खुशी की बात है कि जिस काम के लिए मेरे ख्याल में 8,000 सॉरी 10,000 12,000 लगने थे प्लान के अंदर, उस पे एक्चुअली 10,000 लगे हैं, तो मैंने 2,000 अंडर बजट रह के काम किया, मैंने 2,000 सेव कर लिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अच्छा, Yes. ये है मेरे पास मॉनिटरिंग या मेजरमेंट करना। मॉनिटरिंग मींस मेजरमेंट लेना, उससे रॉ डाटा, वर्क परफॉर्मेंस डाटा मुझे मिलता है। उस डाटा को जब मैं कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं, जब मैं बेस लाइन के साथ, प्लान के साथ उसको कंपेयर करता हूं, तो फिर मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम WPI कहते हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, आई होप दिस इज क्लियर। जी सर। अच्छा, अब अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप ये आता है कि अगर तो मेरी वेरिएंस एक खास हद से बढ़ जाती है, मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट से बढ़ जाती है, दैट मींस थ्रेशोल्ड से बाहर चली जाती है, तो फिर मुझे कोई कंट्रोल एक्शन करना पड़ता है। मुझे आई नीड टू कंट्रोल दैट वेरिएंस, अदरवाइज मैं अपने प्लान से बहुत ज्यादा आउट हो जाऊंगा और मैं उस पर वापस नहीं आ पाऊंगा। तो कंट्रोल एक्शन इज सम करेक्टिव एक्शन। इस पे हम बात करेंगे, करेक्टिव एक्शन, करेक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन कुछ हम लेते हैं, लेकिन हम कोई कंट्रोल एक्शन, आप में से मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं तो आपको कंट्रोल्स का पता होगा, हम कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, ऐसे ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे हम वापस अपने प्लान की तरफ आने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम काम जल्दी खत्म कर लें, या हम पैसा कम लगाएं, सो दैट हम अपने बजट के अंदर रह के काम करें, हम अपने स्कोप के अंदर रह के काम करें, हम अपने जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उनके अंदर रह के काम करें, डेडलाइंस मिस ना करें। फाइन, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, सो ये आपका सब्जेक्ट है जिसको मैंने इस तरह ब्रेक डाउन करके किया, बिकॉज ये आपसे ना 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे MEC पूरा, तो इससे आपको काफी क्लैरिटी आती है चीजों की। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये जो MEC वाले तीनों काम है, इसी का नाम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होता था, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन उसमें काम यही तीन होते थे। अब उन्होंने इसी का नाम रख दिया मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन, और इसमें भी यही तीन काम होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं, मतलब विद दिस हम देखते हैं कि मेजरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस जाहिर है हमने देखनी है, बट बिफोर दैट जरा मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन को हम देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेता हूँ, सो दैट आपको ना ये समझने में, किताब से पढ़ेंगे आप, PMBOK गाइड्स के ये कंटेंट है सामने आपका, जब आप पढ़ेंगे तो थिंग्स वुड बी बिकम वेरी क्लियर टू यू। ये जो मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन है, इसके अंदर हम एवेलुएट करते हैं द डिग्री टू विच द वर्क डन इन डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन। डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन में क्या हो रहा होता है? डिलीवरेबल्स बन रहे होते हैं, काम हो रहा होता है, ऐसे ही है ना? Yes, sir. उसमें जो चीजें बन के आती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं उन मैट्रिसेस के साथ जो हमने प्लानिंग डोमेन में बनाई होती हैं। ठीक है, मींस अगर आप देखा जाए तो ये वही है कि जो चीज में डिलीवर हो रही है, एक्चुअल डाटा जो मेरे पास आ रहा है काम करते हुए, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं विद व्हाट आई प्लान्ड। अब यहाँ पे मेट दैट मींस वही हम जो मेजरमेंट एवेलुएशन वाली बात कर रहे थे, ये वही वाली चीज है, करेक्ट?
अच्छा, अब वो मेजर करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हम कुछ मैट्रिसेस बनाते हैं। आपने अपनी असाइनमेंट में देखा होगा, वहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है स्केड्यूल वेरिएंस, ये हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। कॉस्ट वेरिएंस, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, या फॉर दैट मैटर एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं कॉस्ट बेसलाइन, जो आपने देख ली हुई है। ऐसे ही है ना, सॉरी, कॉस्ट बेसलाइन। अब ये कॉस्ट बेसलाइन से हम, ये मेरी मैट्रिक्स बनाई मैंने, और मैंने कहा ये प्लानिंग के अंदर बना ली मैंने। अब जब एक्चुअल डाटा आएगा मैं देखूंगा, ओके वेयर डू आई स्टैंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ, सेकेंड मंथ में मैं कहाँ पे हूँ। तो अब आप देखें ये वेरिएंस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे गैप इनका बढ़ता जा रहा है। तो आई नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन, मुझे तेज खेलना होगा सो दैट मैं अपने प्लान पे वापस आ सकूँ, अपनी बेस लाइन पे वापस आ सकूँ। तो ये जो अगर मैं कोई करेक्टिव एक्शन अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, वापस आने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा करेक्टिव एक्शन होगा। बट बेसिकली देखा जाए तो मैं कोई भी एक मैट्रिक्स जो है ना वो बना के और अपनी प्लानिंग डोमेन के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेता हूं। करेक्ट? एनी डाउट्स अबाउट दैट? Clear, sir. ठीक है सर। अब अच्छा, अब इसी तरह मैं ये कहता हूं कि यार जो मेरे घर मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें जो दरवाजे बन के आएंगे, जाहिर है दरवाजों का साइज एक्यूरेट नहीं होगा, 100% तो एक्यूरेट नहीं होगा, मिलीमीटर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। तो जब मेरे प्लान मैंने ये किया था कि मेरे इस डिलीवरेबल का साइज डायमेंशंस ये होनी चाहिए, और जब एक्चुअल बन के आते हैं और मैं फिट इन करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि गैप है थोड़ा थोड़ा, और ये नहीं होना चाहिए, या एक रीजनेबल गैप है तो दैट्स फाइन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो मैं उसकी एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ कि जब दरवाजे बन के आए तो उसकी डायमेंशंस ये हों, प्लस माइनस उसके अंदर अगर इतनी वेरिएशन है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, ये मेरे थ्रेशोल्ड्स के अंदर आती है, राइट। लेकिन अगर वेरिएंस इससे ज्यादा आ रही है तो फिर मुझे कोई इसको दोबारा बनवाना पड़ेगा, कोई रीडू करना पड़ेगा, या मुझे कोई करेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें क्वालिटी के लिहाज से कि जो दरवाजे बन के आए उसकी फिनिशिंग इस स्टेट में होनी चाहिए। और ये मैट्रिक्स मैंने पहले से डिफाइन की थी प्लानिंग के अंदर कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दोबारा बनवाऊंगा, या उस पर कुछ कुछ भी काम ऐसा करूंगा कि वो विद इन दिस लिमिट आ जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब ये जो हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि आखिर पे हमें सरप्राइज नहीं मिलता। जब हम कस्टमर को चीज डिलीवर करने लगते हैं वो कहते हैं यार ये क्या कर दिया, मैं तो नहीं कबूल करता। तो हम क्या करते हैं कि साथ के साथ देखते रहते हैं कि ये ना हो कि एंड पे पता चले यार सारी चीजें मिस हो गई, डेडलाइंस मिस हो गई, या हम ओवर बजट चले गए, या कुछ भी। तो हम ये चाहते हैं कि हम टाइमली जो है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहे, सो दैट हम अप्रोप्रिएट एक्शन देख सकें अगर हमारी जो करंट या एक्सपेक्टेड वेरिएंस जो है वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस से वेरी करती है। तो हम कोई टाइमली एक्शन ले सकें बजाय इसके कि हम बाद में देखें कि व्हेन इट इज टू लेट। करेक्ट? Yes, अच्छा, sir. अब ये जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, इन मेजरमेंट्स को करने की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। एक, हम कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस जो है हम प्लान के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए मेजरमेंट होती है, इस मतलब इसका एक ये एडवांटेज है। दूसरा, आप रिसोर्सेज को देखते हैं कि यार रिसोर्सेज ठीक तरह से यूटिलाइज हो रही हैं, ये तो नहीं है कि कोई रिसोर्सेज बिल्कुल फारिग है, कोई ओवर कमिटेड है, काम ठीक कंप्लीट हो रहा है, बजट जो हम लगा रहे हैं वो विद इन प्लान है या नहीं है। और फिर अकाउंटेबिलिटी इससे रिफ्लेक्ट करती है। जो वर्क पैकेज मैनेजर है वो अपना काम, किस वर्क पैकेज मैनेजर ने काम ठीक किया है, किसने डिले किया है, किसने ओवर बजट गया है, कौन क्वालिटी के मुताबिक बना रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे हम जो ना गेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। इसी तरह प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, स्पॉन्सर को बताना होता है, कस्टमर को बताना होता है, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में ज़रा उनको रिपोर्ट तो हमें करना होता है, तो उसके लिए भी हमें ये मेजरमेंट करनी पड़ती है। Then assessing whether project deliverables are on track to deliver the planned benefits or not. आप जो चीजें बना रहे हैं, क्या आप अगर इसी तरह बनाते चले गए तो आपकी जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये टाइमली हमने देखना है। फोकसिंग कन्वर्सेशन अबाउट ट्रेड ऑफ्स, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। अब अगर मैं वैसे ही अगर मेजरमेंट्स ना करूं और वैसे ही आके हम मीटिंग्स में बैठ जाएं स्टेक होल्डर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, और हम कहें कि यार देखो कैसा चल रहा है, और सब कहें कि बस ठीक चल रहा है, पता नहीं कैसा चल रहा है, तो उसमें आपको आइडिया नहीं होता कि यार हम किन एरियाज में लैग कर रहे हैं, किन एरियाज में हमें
there's a margin available to us, हम वहाँ पे चीज़ों को टाइम बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, मींस अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, किन एरियाज में हमें थ्रेट्स हैं कि हम लेट हो जाएंगे, ओवर बजट हो जाएंगे, स्कोप ठीक नहीं बनेगा। अच्छा, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो जब आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो, मैं ट्रेड ऑफ्स की भी बात करता हूँ, जब आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो आपको ये स्पेसिफाइड वो रीजन्स, वो एरियाज पता चल जाते हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप उन्हीं पे अपनी डिस्कशन को मरकूज रखते हो, फोकस रखते हो, रादर देन टॉकिंग रैंडमली अबाउट थिंग्स। ट्रेड ऑफ से मुराद ये है कि प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार एक टास्क है, ये लेट हो रहा है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा यार इस पे रिसोर्सेज और डिप्लॉय कर दो, और उससे उसकी वजह से लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बचाता हूँ तो स्केजुअल लेट होता है, स्केजुअल बचाता हूँ तो कॉस्ट मेरी ओवर चली जाती है। तो अब इन दोनों में एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, या मैं टाइम बचा लूँ तो या मैं कॉस्ट बचा लूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं कि यार हम हमारे लिए क्या करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, या हमारे लिए कॉस्ट बचाना ज्यादा क्रिटिकल है, राइट। अच्छा, और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को करते हुए मेजरमेंट्स का एक मकसद यही होता है, जैसे मैंने आपको कहा, कि एंड पे मुझे सरप्राइज ना मिले। एंड पे ऐसा ना हो कि कस्टमर को जब मैं चीज़ दूं तो वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो हमें टाइमली पता चल जाना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड। अच्छा, अब मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन जो है, इट इज नॉट जस्ट कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ डाटा। इसका जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए, मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट्स पे इन जनरल ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कुछ रिपोर्ट्स बनानी है ना, तो वी कीप जनरेटिंग रिपोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट जनरेटिंग रिपोर्ट्स, दैट्स इट। कि यार स्केजुअल वेरिएंस करनी है, फलां ग्राफ बना के देना है, फलां टेबल बना के देना है, फलां चीज बेचनी है, तो वी कीप सेंडिंग दोज दैट इंफॉर्मेशन। इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन को या डाटा को लोगों में बांटते फिरें। और उसका जो असल मकसद है वो क्या है? असल मकसद ये है कि उसका एनालिसिस किया जाए, अपनी डिस्कशंस उस पर की जाए, सो दैट हम टाइमली कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकें। अदरवाइज मेयरली डाटा लेना, रिपोर्ट बना के भेज देना और कुछ ना करना, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। आप मैंने एक एग्जांपल से लास्ट क्लास में भी दी थी, या पता नहीं किसी और सेक्शन में दी थी। इंसान की लाइफ में जब वो बचपन से लड़कपन पे आता है और उसके बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि शुरू में पेरेंट्स, आपके बड़े भाई या कोई भी बहन आपको, या मदर फादर, वो आपको कहते हैं कि यार फलां शॉप से जाओ, एक चीज लेके आ जाओ। ठीक है, आप स्टोर पे जाते हो और आप मुंह उठा के वापस आ जाते हो, और आप कहते हो कि वो शॉप बंद थी या वो चीज वहां से नहीं मिली। तो उस वक्त आपको लोग कहते हैं, या पेरेंट्स या जो भी जिस बड़े ने भेजा था, वो आपको कहते हैं कि यार वो साथ वाली दुकान पे चले जाते ना, आप बस एक जगह आप गए और मुंह उठा के वापस ले आए, आ गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे, मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, और फिर आप वक्त के साथ सीखते हो कि यार असल मकसद उस दुकान पे जाके चेक करके वापस आना नहीं था। ये तो रूटीन फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आपने। असल मकसद वो चीज का लाना था, उस आइटम को लाना था, अरेंज करना था, वो ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके जिसके लिए मुझे बाहर भेजा गया था। ठीक है। तो ये जैसे जैसे जिस जिस लोगों में ये वाली टेंडेंसी आती जाती, हम कहते हैं यार ये बच्चा बड़ा समझदार हो गया, राइट। सो बिल्कुल उसी तरह हमारे प्रोजेक्ट्स पे भी ये टेंडेंसी रहती है। आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स कि, अच्छा चलो प्रोजेक्ट्स की बात छोड़ दें, मैं आपको बताऊं कि हम हमारा ना, लेट्स से एकेडेमिया के अंदर क्विज़ेस लेना, असाइनमेंट्स लेना, ये इनका एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि मैं ये गेज कर सकूं कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। बट ये फोकस में चीज रहती नहीं है। हमारा क्या होता है कि अच्छा यार सेमेस्टर में 3 क्विज लेने हो के 3 क्विज लेने हैं, 2 असाइनमेंट बनानी हो के 2 असाइनमेंट बनानी है, एंड वी आर जस्ट डन, एंड वी जस्ट मूव फॉरवर्ड। यू सी, अब एक रूटीन बन गई। वो परफॉर्मेंस, ये असल में क्या है, एवेल्युएशन ही है ना आपकी परफॉर्मेंस की, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और मेरी परफॉर्मेंस की भी कि मैं कैसा डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, हम उसका एक्चुअल मकसद फौत हो जाता है जब मैं, अगर किसी का रिजल्ट बुरा आए, तो मुझे आई शुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन फैक्ट्स कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है।
क्यों ये साहब ये लोग समझ नहीं पा रहे या मैं समझा नहीं पा रहा, गेटिंग इट? तो वो फोकस खत्म हो जाता है एंड वी जस्ट यू नो do evaluation या performance whatever ये performance की evaluation for the purpose of बस एक रूटीन, that's it. So that means performance measure करने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां पे वेरिएंस ज्यादा है ताकि आप उनको करेक्टिव एक्शंस ले सकें। उसके लिए आपको फिर डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, स्टेक होल्डर्स से मिलना पड़ता है, अपने काम को डिफरेंट तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ओनली देन यू बिकम एबल टू deliver the results that are actually expected from that project. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है, ये दो स्लाइड्स हैं, एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव मेजर्स और व्हाट टू मेजर, मतलब ये दोनों एक ही मीनिंग में, मैं आपको बस इकट्ठे ही बता रहा हूँ। वो ये कि लुक, हमें ये बहुत जरूरी है कि हम वो मेजर्स या वो चीजें मेजर करें जिनकी जरूरत है, जिनसे वाकई ही मेरी परफॉर्मेंस गेज होगी, रादर देन बस एक लगा बंदा सा रटा रटाया सा काम करना शुरू कर दे, यार ये चीज भी मेजर कर लो, ये भी मेजर कर लो, ये भी मेजर कर लो, उसका कोई फायदा ना हो। ठीक है, सो ये इस तरह की मेजरमेंट्स आपने अमूमन फॉर्म्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वैकेंसी, जॉब वैकेंसी, तो वो आपसे ना नेशनैलिटी भी पूछ लेते हैं, बाज जगह नेशनैलिटी मैटर करती है, बाज जगह नहीं कर रही होती है। अच्छा, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है उसको कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, आपका जो वो फादर का नाम भी है क्या है, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी एड्रेस भी दे दें, उस एड्रेस पे कभी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी ही नहीं है, गेटिंग इट? तो अब इस तरह की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लेने का क्या कोई फायदा नहीं होता, यू जस्ट मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, राइट? सो इसी तरह जब आप मेजर्स, ये पहले डिसाइड करना होता है प्लानिंग में कि हम क्या क्या चीजें मेजर करेंगे। वो मेजर, जैसे मैंने कहा दरवाजे आएंगे तो दरवाजों के डायमेंशंस मेजर करना है या नहीं करना, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट, तो आप वो करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। ठीक है, इसी तरह एक्चुअल कॉस्ट लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हर एक्टिविटी की स्टार्ट फिनिश डेट मेजर करना जरूरी है या नहीं है, या पहले से ये सारी चीजें डिसाइड करोगे, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो मेजर्स हैं ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट की नेचर पे, प्रोजेक्ट के साइज पे, ठीक है, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, इन सारी चीजों को सामने रख के ही आप एक्चुअल में ये डिसाइड करोगे कि कौन सी मेजर्स एक्चुअल में इफेक्टिव साबित होंगी या कौन सी मेजर्स मुझे या ये चीजें मुझे मेजर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, अब वो जो मेजर करनी है चीजें, उसके लिए एक्चुअल में आप कुछ मैट्रिसेस एस्टैब्लिश करते हो, राइट? और वो मैट्रिसेस एस्टैब्लिश करनी है, दैट वुड गिव यू अ बैलेंस सेट ऑफ मैट्रिसेस, ताकि आप एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट ले सको, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस आउटकम्स एंड प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है आगे फ्यूचर में, उसके बारे में आपको क्लैरिटी आ सके। तो इस सिलसिले में हम बहुत सारी मैट्रिसेस एस्टैब्लिश करते हैं। कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो क्वालिटी से रिलेटेड हैं, कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो स्कोप से रिलेटेड हैं, कुछ मैट्रिसेस कैजुअल से रिलेटेड है, राइट? जैसे कॉस्ट बेसलाइन जो आपको मैंने बना के दिखाई, दिस इज वन मैट्रिक्स जो हम पहले से ही प्लान करते हैं कि इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे टू मेजर आवर कॉस्ट परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इससे आगे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ वो आप FOPM में कहीं ना कहीं या बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर कि ओवरऑल ये चीजें कहाँ फिट हो रही हैं। देखें, कुछ मैट्रिसेस होंगी डिलीवरेबल डोमेन्स की, ठीक है, कुछ होंगी डिलीवरी डिलीवरी से रिलेटेड, कुछ होंगी रिसोर्सेज से रिलेटेड, कुछ होंगी बिजनेस वैल्यू को मेजर करने के लिए, कुछ होंगी स्टेक होल्डर से। चले मैं आपको स्टेक होल्डर की एक मैट्रिक्स बताऊं, उससे आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। एक हम मैट्रिक्स यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स और समथिंग, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसका क्या नाम है, लेकिन मैं फिलहाल इसको स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूँ, राइट? अच्छा, अब उसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स के नाम लिख लेते हैं, लेट्स से A B C, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, बेशुमार हो सकते हैं, नीचे और भी आप ऐड कर लें।
अच्छा, और मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, इसमें से अब मैं नाम लेने लगा था, इसमें से कुछ न्यूट्रल है, ठीक है, कुछ वो है जो सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट हैं। ये आपने पढ़े हुए वैसे स्टेक होल्डर में सपोर्टर, कुछ अगेंस्ट द प्रोजेक्ट होते हैं। हाँ सॉरी, स्टेक होल्डर्स का है, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ ना स्टेक कुछ होल्डर्स के बारे सपोर्ट। में सिर्फ पढ़ा हुआ है, सिर्फ हाँ, सीखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कुछ स्पोर्ट में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, राइट, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ लीडिंग होते हैं। अब जो उस कुछ ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट को लीड भी करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम मेंबर्स, ये वो स्टेक होल्डर हैं जो प्रोजेक्ट पे लीड कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं, कुछ उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। अब मैं ये देखता हूँ, मैं ना प्लानिंग के वक्त जब हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये कह लेते हैं कि यार व्हाट इज द डिजायर्ड लेवल ऑफ दिस स्टेक होल्डर, कि उसको सपोर्टर होना है या कम से कम न्यूट्रल होना जरूरी है। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा कि ए का जो है वो सपोर्टर होना जरूरी है। अच्छा, बी का मैं देखता हूँ, लेट्स से उसका न्यूट्रल होना जरूरी है। सी का जो है उसको लीड करना जरूरी है। ये मेरा प्लान था। अब एक्चुअल में मैं कंपेयर करता हूँ, जब एक्चुअली प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो मैं कहता हूँ यार इसको सपोर्टर होना जरूरी है, तो जबकि ये अभी अगेंस्ट है, राइट। ये मेरे असल में सीक्वेंस में नहीं लिखा, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि यहाँ पे अगेंस्ट आता, फिर न्यूट्रल आता, फिर सपोर्टर आता। मैं इसी तरह कर देता, चले ये अगेंस्ट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये सपोर्टर होगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली मैं इन डॉट्स को भी चेंज करता हूँ, तो वहां से मुझे गैप मिल जाता है, पता चल जाता है कि यार वेरिएंस है, जिसको सपोर्टर होना चाहिए वो अभी अगेंस्ट है, राइट। तो ये एक मैट्रिक्स मुझे एस्टेब्लिश कर ली। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, आई नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। मुझे उस स्टेक होल्डर को एंगेज करना है सो दैट मैं उसको सपोर्टर के करीब तरीन ला सकूं, राइट। क्योंकि डिजायर्ड मेरा जो प्लान या बेस लाइन या प्लान है वो ये है कि उसको सपोर्टर होना है, बट करंटली वो एंगेज हुआ है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज वन ऑफ द मैट्रिसेस जो हम स्टेक होल्डर के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट मैट्रिसेस आप प्लान के अंदर बना लेते हैं, और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो फिर हम साथ साथ उसको कंपेयर करते रहते हैं एक्चुअल विद द प्लान। वो मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम प्लान बना लेते हैं। अच्छा, अब सिंपल अगर मैं कहूँ ना, एक चेकलिस्ट बनी हुई है, ये चेकलिस्ट बनी हुई है, तो ये भी मेरी एक मैट्रिक्स है। मैं क्या कहता हूँ कि यार किसी भी काम को आप कंप्लीट तब समझोगे जब ये सारे चीजें यहाँ पे पूरी हो। तो मैं जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं देखूंगा, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, ये मैट्रिक्स ये बता रही है कि 100% परफॉर्मेंस ठीक है। अगर इसमें से कुछ होता तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये काम पूरा नहीं हुआ। करेक्ट। सो दिस चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट, ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली आपके पास 5 मैट्रिसेस हैं, वो तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। मैं इस वक्त जिस चीज की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, एक बेसलाइन परफॉर्मेंस और एक फोरकास्ट, ये दो मैट्रिसेस ऐसी हैं, या ये दो ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनको जो अभी हम पढ़ेंगे कंट्रोल कॉस्ट के अंदर। हम अपनी कॉस्ट की बेसलाइन परफॉर्मेंस देखेंगे, हम कॉस्ट के कुछ फोरकास्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये इस कुछ फोरकास्ट रिलेटेड मैट्रिक्स हैं और कुछ बेसलाइन परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स हैं, ये हम जरूर पढ़ेंगे। फाइन। ओके सर। अच्छा, अब sir. आपकी ईज के लिए ये मैंने डिलीवरी मैट्रिसेस की कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दी हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, ये आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी इनकी तरफ नहीं जा रहा। डिलीवरी की क्या है, वो ये है। रिसोर्सेज की क्या है, यहाँ पे है। बिजनेस वैल्यू की ये है। स्टेक होल्डर्स की ये हो गई, ठीक है। और बेस लाइन परफॉर्मेंस आखिरी दो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनको हम डिटेल में देखेंगे, तो इसमें बेस लाइन परफॉर्मेंस, स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स इस वक्त हम नहीं करेंगे, आप स्केजुलिंग में देखेंगे। एफर्ट एंड ड्यूरेशन स्केजुलिंग में देखेंगे। फिलहाल हम जो चीज देख रहे हैं, एक ये मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, स्केजुअल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एसपीआई, सीपीआई। ठीक है, ये 4 मैट्रिसेस हम कंट्रोल कॉस्ट में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह फोरकास्ट से रिलेटेड, एस्टिमेट एट कंप्लीशन, estimate to complete, variance at completion and to complete performance index, ये 4 हम फोरकास्टिंग की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। डन जी? Okay, sir. ठीक है, सो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट डोमेन के बारे में कुछ बातें हैं। दो बातें और रह गई हैं, एक केपीआईज और एक वो करेक्टिव एक्शन, और उसके बाद हम एक्चुअल में कंट्रोल कॉस्ट की तरफ जाएंगे। लुक,
KPIs आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और ये जनरली क्वांटिफाइबल मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि क्या हम अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डिजायर्ड लेवल पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मींस हमें पता चलता है अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस का। ठीक है। अच्छा, अब अगेन केपीआईज जो हैं उसमें दो तरह के केपीआईज हैं। एक को हम लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, और सॉरी लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, और एक को हम लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। फाइन। लीडिंग Yes, sir. इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। अब इनमें क्या फर्क है? जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ये आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ा सा अपने कॉस्ट बेसलाइन की तरफ आता हूं, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है जो आपने पढ़ी हुई है या देखी हुई है कम से कम। लेट्स से ये मेरी कॉस्ट परफॉर्मेंस बेसलाइन थी, ठीक है, कॉस्ट बेसलाइन थी। अच्छा, अब फर्स्ट मंथ हुआ और फर्स्ट मंथ के एंड पे आई सॉ कि यार मुझे एक्चुअल में इतना, लेट्स से ये 10,000 का काम है, ये करना था, बट एक्चुअली मैंने 8,000 का काम किया। जब एक मंथ गुजर गया तो मैंने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देखी और यहाँ पे मैंने वेरिएंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। नाउ कैन यू टेल मी, इज इट अ लीडिंग इंडिकेटर या लैगिंग इंडिकेटर जिसमें मैं पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा हूँ? Lagging, sir. Lagging Lag- indicator. क्योंकि मैं Lagging. पास्ट परफॉर्मेंस के देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब सेकंड मंथ आएगा तो मैं पिछले 2 मंथ की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ कि यार अभी तक मेरा क्या, मैंने कितना काम कर लिया है, राइट। और मैं कहता हूँ लेट्स से मैं और नीचे आ गया हूँ थोड़ा सा, तो अब मैं अपनी, कि मुझे इतना काम मैंने किया है बट एक्चुअली बाय नाउ मुझे इतना काम कर लेना चाहिए था। लेट्स से ये 20 है, ये 30 है। ठीक है। सो ये अगेन अगर मैं पिछली परफॉर्मेंस देखता हूँ तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, करेक्ट। अच्छा, Yes, sir. अब यहाँ पे मतलब जब भी आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप फ्यूचर को भी फोरकास्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपने दो परफॉर्मेंसेस देखने, मतलब दो तरह की मैट्रिसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक पास्ट की और एक आगे फोरकास्टिंग रिलेटेड थी। तो अगर यही लक्षण रहे मेरे, तो फिर मैं अपना प्रोजेक्ट कब जाके खत्म करूंगा। इधर टाइम तो लेट हो गया, प्रोजेक्ट इस डेट तक खत्म होना चाहिए था, इस मंथ तक, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पे जाके खत्म होगा। और इसी तरह हो सकता है मेरी एक्चुअल कॉस्ट भी उससे बढ़ जाए। ठीक है, ये सुपर नहीं जाएगा, सॉरी, मैं आपको किसी और तरह से बताऊंगा बाद में, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट भी हो सकता है मेरी बढ़ जाए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो ये जो मैंने अब फ्यूचर का फोरकास्ट किया, इसको हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। गॉट इट? Yes, ये sir. जो इन्फ्लुएंस फ्यूचर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लैगिंग इंडिकेटर पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और लीडिंग इंडिकेटर फ्यूचर। लीडिंग इंडिकेटर ये दोबारा बता दें। देखें, लीडिंग इंडिकेटर मैं फ्यूचर को फोरकास्ट करता हूं कि अभी तक मेरी परफॉर्मेंस ये है, राइट। बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस, मैं अगर यही लक्षण रहे या कोई करेक्टिव एक्शन ना लिया तो फिर मैं किधर जाके एंड अप होऊंगा। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई 10 मंथ्स का प्रोजेक्ट है और 4 मंथ्स गुजर चुके हैं और अभी मुझे लग रहा है कि मैं 1 महीना लेट हो चुका हूं। मतलब मैं अपना काम इतना स्लो कर रहा हूं कि जो काम मुझे 3 मंथ्स में करना था वो मैंने 4 मंथ में कंप्लीट किया। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर मेरा फोरकास्ट क्या है कि मैं 10 मंथ में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूंगा या अब 11 या 12 मंथ में जाऊंगा। ठीक है। तो ये जो पास्ट परफॉर्मेंस हम पीछे की तरफ देखते हैं, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। और जहां पे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि अगर प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो दैट इज माय लीडिंग इंडिकेटर, करेक्ट। यस अच्छा, ये इसकी अंग्रेजियां लिखी हुई हैं, यू मे सी दैट, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, और ये लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में भी है। अच्छा, नाउ लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स वी हैव कवर्ड, और उसका जनरल आइडिया आपको यही देना था कि पास्ट परफॉर्मेंस है क्या और एक जो है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस है। बस एक बात और याद रखिएगा कि जो फ्यूचर के बारे में चीजें मैयर करना, क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर लेना, मैयर करना थोड़ा सा आसान होता है, करेक्ट। अच्छा, अब सर। एक एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ अभी तक कि यार थ्रेशोल्ड भी जब मैंने पढ़ाया था तब भी और अभी भी मैंने काफी दफा जिक्र किया,
मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग, वो जो मैं सब्जेक्ट का भी कह रहा था कि आपने मॉनिटर की परफॉर्मेंस, उसके बाद एवेल्युएट की और उसके बाद कंट्रोल करना है। अब जो कंट्रोल करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास 3 तरह के एक्शंस होते हैं। 3 तरह के एक्शंस कंट्रोल करने के लिए हम लेते हैं। एक को हम डिफेक्ट रिपेयर कहते हैं या उसको रीवर्क भी कहते हैं। मतलब डिफेक्ट रिपेयर, इनमें थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन इन जनरल आप कह लें कि ये डिफेक्ट रिपेयर है। और इसका एक और नाम भी है, करेक्शन। 3 नाम है अपने पास, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। करेक्शन, डिफेक्ट रिपेयर या रीवर्क, तीनों का एक ही मतलब है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। डिफेक्ट रिपेयर, रीवर्क या करेक्शन। एक कंट्रोल एक्शन ये हो सकता है, दूसरा कंट्रोल एक्शन हो सकता है करेक्टिव, और तीसरा कंट्रोल एक्शन हो सकता है प्रिवेंटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. 3। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि ये जो करेक्शन है, जेनेरिक नेम उसका करेक्शन है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस, अगर मैं कहूँ बारीक सा डिफरेंस है, समझ नहीं आता वो वैसे अमूमन, वो ये है कि डिफेक्ट रिपेयर या रीवर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज बन के आई, मैंने दीवार खड़ी की, और दीवार खड़ी करने की वजह से वो गलत खड़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी खड़ी हो गई, तो मैं उसको गिरा के दोबारा बनाऊं तो दैट इज रीवर्क। ऐसे ही है ना? Yes, sir. दरवाजे बन के आए, वो ठीक नहीं बने, गैप आ गया, मैंने उसको दोबारा भेज दिया, दैट इज रीवर्क। या अगर मैं उस पर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करता हूं तो दैट इज डिफेक्ट रिपेयर। फाइन। Yes, sir. सो दोनों को हम इन जनरल अगर कहें तो वो करेक्शन कर रहे होते हैं। एक चीज जो गलत हो गई है, उसको करेक्ट कर रहे होते हैं। फाइन। ये एक रिएक्टिव एक्शन है कि जब प्रॉब्लम हो जाती है, उस या डिफेक्ट आ जाता है या फॉल्ट नजर आ जाता है, तो उसके बाद हम उसको करेक्ट करते हैं। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल आप ये लें कि आपने कहीं लेट्स से किसी कोस्टल एरिया में बहुत लंबी ड्राइव है आपकी, ठीक है, उसमें आपने रफ एंड टफ रूट से भी गुजरना है और आपके पास मोटरवेज भी हैं, ठीक है। डाउन साउथ आप कह लें कि मैंने साउथ वेस्ट बलूचिस्तान के एंड पे कहीं जाना है, तो और यहाँ से आपने ट्रैवल करना है, तो यू सी आपको गंदे पैच भी मिलेंगे दरमियान में, अच्छी रोड्स भी मिलेंगी, सब कुछ। आप घर से निकलते हो और 3 घंटे ड्राइव करने के बाद आपको पता चलता है कि यार आपका रोड, वो जो टायर है वो फ्लैट हो गया, टायर पंक्चर हुआ हुआ है। तो अब उस एक डिफेक्ट आया और आप उस डिफेक्ट को रिपेयर कर लोगे, सिंपल। आप पंक्चर लगवाते हो और आगे चल पड़ते हो फिर, राइट? तो ये डिफेक्ट रिपेयर कहलाता है। इज इट क्लियर? ये जो मैंने आखिरी एग्जांपल दी है, अभी इससे मैं आगे बात चलाऊंगा तो आपको मजीद समझ आएगा। अच्छा, दूसरा है Yes, sir. करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन ये है कि प्रॉब्लम हो गया है फिर, ठीक है, जैसे टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन दैट मींस ये भी रिएक्टिव एक्शन ही है, ये भी प्रॉब्लम अकर करने के बाद है, लेकिन इसमें हम रूट कॉज एनालिसिस भी करते हैं ताकि दोबारा वो मसला ना आए। तो मैं जब पंक्चर लगवाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि यार ये पंक्चर हुआ क्यों। अब लेट्स से 2 पॉसिबल रीजंस हैं। एक ये कि टायर पुराने हैं, और एक क्या है कि मैंने जो रूट लिया हुआ है वो बहुत ही बम्पी है, वो बहुत ही खराब है। तो अब मैं करेक्टिव एक्शन में वो जो काम खराब हुआ उसकी इस्लाह भी करूंगा, लाइक वी डिड इन करेक्शन या डिफेक्ट रिपेयर, बट एट द सेम टाइम हम उसका रूट कॉज एनालिसिस भी करेंगे ताकि उस रूट कॉज को हम एड्रेस कर सके और आइंदा दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए। दीवार टेढ़ी खड़ी हुई थी, तो यार क्यों टेढ़ी खड़ी हो गई? एक दफा गिरा के की, फिर अगली दीवार फिर टेढ़ी हो जाएगी, तो इस तरह तो मैं रिवर्क ही करता रहूंगा। सो बेटर एक्शन इज करेक्टिव एक्शन, जिसमें आप गलती के बाद उसको ठीक भी करते हो लेकिन एट द सेम टाइम रूट कॉज भी एड्रेस करते हो। इसी तरह जैसे मैंने टायर की एग्जांपल दी, बजाय इसके सिंपली पंक्चर लगवा ले, आप एक चीज इसको देखें कि यार गलती क्या हुई है, पीछे प्रॉब्लम क्या है। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, सर sir. बेसिकली करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन दोनों जो है वो रिएक्टिव एक्शंस हैं। दोनों रिएक्टिव एक्शंस हैं, लेकिन फर्क सिर्फ रूट कॉज एनालिसिस का। सर ठीक है जी जी, सर ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक प्रिवेंटिव एक्शन है, ये प्रोएक्टिव एक्शन है, ये बेसिकली रिएक्टिव एक्शन नहीं है। आप पहले ही अक्लमंदी का मुजाहरा करें, घर से निकलते हुए ही आपने टायर देखा और चेक कर लिया कि भाई क्या है, अपने रूट को भी चेक कर लिया, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर लेकिन मतलब प्रोएक्टिव चल। प्रोएक्टिव, लेकिन यहाँ पे एक बारीक सी बात है। देखें, एक्चुअल में असल प्रोएक्टिव एक्शन वो है जो प्लानिंग में ही आप ख्याल कर लें, जो मैं कह रहा हूं कि घर से निकलते हुए ही देखा आपने, ठीक है, जाने से एक दिन पहले आपने चेक किए टायर्स अपने। Yes, sir. लेकिन ये तो प्लानिंग का काम है। दीवार हम्म। टेढ़ी खड़ी ना हो, ये तो प्लानिंग के वक्त है भाई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोल एक्शन है, ये आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में करते हैं जबकि एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी होती है। हम्म। तो फिर किस चीज का प्रिवेंटिव? ट्रू सर। ठीक है, फिर इस चीज का प्रिवेंटिव कि आप गाड़ी लेके निकल गए और 3 घंटे बाद आप रेस्ट एरिया में बैठे हुए और आपके टायरों पे नजर पड़ जाती है कि अभी फॉर्चुनेटली यू रिमेन्ड सेफ, लेकिन यू वुड से कि यार आगे आगे ऐसा ना हो कि गड़बड़ ना हो जाए, तो अभी से प्रिवेंटिव एक्शन ले लो। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है एचओडी को या डायरेक्टर कैंपस को या प्रिंसिपल को, और मैंने जब लास्ट टाइम आप लोगों से प्रेजेंटेशन ली थी तो मुझे पता चला कि आप में से कोई एक बंदा जो है ना, उसके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन बनाने के स्किल्स हैं, और शूमिय किस्मत के मैंने आप लोगों पे रिलाय करते हुए उस बंदे को मैंने कह दिया कि यार मुझे ये प्रेजेंटेशन बना दे, आई एम टू ऑक्यूपाइड, तो काइंडली मुझे ना आज रात को 8 बजे तक सब दे देना मुझे, क्योंकि मैं उसको फिर देख लूँ और सुबह मैंने जाके प्रेजेंट करना है, राइट? अब उन साहब को या मोहतरमा को जब मैंने प्रेजेंटेशन दी और उससे काम करना शुरू हुए, तो अब मैंने रात को 8 बजे पूछा उनका, सर बस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब बेफिक्र हो जाए। ठीक है जी, बेफिक्र हो गया, आपको ना सोने से पहले मिल जाएगा। और मैं 11 बजे 12 बजे तक वेट करता रहा, नहीं आया। मैंने कहा भाई सोना भी है, सो अब मैंने जाना है। सर आप बेफिक्र होकर सो जाए, ठीक है, और आपको ना मैं रात को 1-2 बजे कर दूंगा, आप सुबह नमाज पे उठेंगे, बस उसके बाद आपने देख लेना। मैंने कहा जी ठीक है। सुबह भी उठ गए, मैंने सारे काम भी कर लिए, 7 बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं, अब मैं निकलने की तैयारी में हूँ। सर आपको दफ्तर आने से पहले पहले आपको प्रेजेंटेशन हो मिल जाएगी, ईमेल पहुंची होगी, और जैसे ही ऑफिस पहुंचे। अच्छा, आखिरी वादा उनका पूरा हुआ और मैं जैसे ही ऑफिस आया, मैंने देखा और ईमेल आई हुई थी, मैंने फटाफट ईमेल देखी, आधे घंटे में उसको स्कैन किया, मतलब अपने तौर पे ओके किया, और आई वेंट फॉर प्रेजेंटेशन विद डीजी कैंपस या रेक्टर चेयरमैन एचईसी भी आए हुए थे, और बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो गई। अब प्रॉब्लम तो नहीं आया ना, प्रॉब्लम तो सेव हो गया है ना। लेकिन आइंदा आइंदा के लिए मुझे एक नसीहत जरूर होगी कि इस बंदे पे रिलाय नहीं करना, ये रिसोर्स रिलायबल नहीं है। बिल्कुल ऑल दो सर, ये डिले एक दिन पहले क्या है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा, या तो उस रिसोर्स को टाइम नहीं दूंगा, काम नहीं दूंगा, या मतलब किसी कॉम्पिटेंट रिसोर्स को या रिलायबल रिसोर्स को लगा दूंगा। सो दिस इज प्रिवेंटिव एक्शन, कि प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन जो करंट ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, उस ट्रेंड पे यू से कि यार अभी जो है ना, बेहतर है कि ये ट्रेंड गलत है, अभी यहाँ पे मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले ही कुछ सोच लूं इस बारे में, पहले से ही कोई एक्शन ले लूं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो जी सर। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग के अंदर, ये जो कंट्रोल एक्शन है, वो इस चीज को, इसमें से हम डिफेक्ट रिपेयर बाज दफा कर रहे होते हैं, या करेक्शन कर रहे होते हैं खाली, या करेक्टिव एक्शन रूट कॉज एनालिसिस के साथ कर रहे होते हैं, या फिर प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे होते हैं, राइट? ये तीनों कंट्रोल एक्शंस हैं। डन? Yes, sir. पहले दो वो रिएक्टिव हैं, प्रॉब्लम आने के बाद हम करते हैं,
और जो तीसरा है वो प्रॉब्लम आने से पहले कर लेते हैं। जो पहले दो हैं प्रॉब्लम आने के बाद करते हैं, उसमें सिर्फ एक फर्क है कि करेक्शन या डिफेक्ट रिपेयर या रीवर्क जो है इसके अंदर रूट कॉज एनालिसिस नहीं होता, जबकि करेक्टिव एक्शन के अंदर रूट कॉज एनालिसिस होता है। जी सर। अच्छा, अब एक ये कि हमने ज़ाहिर है प्रोसेस पढ़ने हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो भी प्रोसेस ग्रुप है पूरे का पूरा, उसके अंदर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ठहरे, ये आपको नजर आ रहे होंगे, आप तो स्क्रीन पे मेरे ख्याल नजर आ ही जाते होंगे। इफ यू सी दिस प्रोसेस ग्रुप, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। मैं पहले 3 प्रोसेस को छोड़ रहा हूँ। ये स्कोप को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल स्कोप ऐसे ही है। ये स्केड्यूल को कंट्रोल करने के लिए, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, ये कम्युनिकेशन को मॉनिटर करने के लिए, ये रिस्क को मॉनिटर करने के लिए, प्रोक्योरमेंट्स को कंट्रोल करना है, एंड सो ऑन। फाइन। ये सारे के सारे जो कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, इनमें इन जनरल कुछ बातें जरूर होंगी। वो कुछ बातें क्या हैं? वो मतलब इनपुट्स पे कुछ चीजें लाजमी होंगी और आउटपुट पे भी कुछ चीजें लाजमी बनेंगी। वो क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास जब प्रोजेक्ट पे काम होता है तो हमारे पास कुछ डेटा आता है, ऐसे ही है। नाउ प्लीज स्टे विद मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैं आपको 1 मिलियन का लेक्चर दे रहा हूँ फॉर फ्री, ठीक है? अच्छा, इसको आपने समझना है, इससे आपकी पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के अंदर ये जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, राइट? डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पे प्रोजेक्ट काम हो रहा होता है, वो जो डिलीवरी है और जो वर्क परफॉर्मेंस डोमेन है वो ये है जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम होता है, राइट? ये प्लीज 1-2 बंदे तो ऑन रखें जो बात समझ रहे हैं। Okay, डायरेक्ट sir. जी सर। मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है जहाँ पे प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है। अब इस काम के नतीजे में कुछ चीजें यहाँ से निकलती हैं, जनरेट होती हैं। वो चीजें क्या है? एक तो ये कि यहाँ से डिलीवरेबल्स बनते हैं, राइट? जहाँ पे काम हो रहा है, दरवाजे बन के आ रहे हैं, दीवारें बन के आ रही हैं, कुछ भी टाइल्स आ रही हैं, ये सारी चीजें डिलीवरेबल्स आपके बन के आ रहे हैं। ये डिलीवरेबल्स कहाँ जाते हैं? ये डिलीवरेबल्स सीधा जब ये डिलीवरेबल्स बन रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा क्वालिटी वाला डिपार्टमेंट या जो क्वालिटी के लोग हैं वो इनके ऊपर सुपरवाइज करते हैं इनको, ताकि सारी चीजें क्वालिटी के मुताबिक बने। इज इट क्लियर? मैं एक एक स्टेप Yes, पे sir. पूछूंगा, Yes, इज sir. इट क्लियर? ठीक है ना? प्लीज स्टे विद मी। अच्छा, जब ये डिलीवरेबल्स बन जाते हैं तो मैं उनको, ऑल्दो हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको इंश्योर किया है, लेकिन जब डिलीवरेबल बन जाएगा तो फिर मैं, जैसे दरवाजे बन के आ गए, जो मैनेज क्वालिटी वालों ने क्या किया, जब दरवाजे बन रहे थे उन्होंने जाके लकड़ी चेक की, उन्होंने जाके देखा कि उसके अंदर वो तो नहीं है, वो खाए हुए दरवाजे तो नहीं है, या वुड ऐसा तो नहीं है, प्लैंक्स आपके पूरे सही तरह से बन रहे हैं, मशीन सही है, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब बन गए तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्वालिटी कंट्रोल वाले ने, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के या प्रोजेक्ट की टीम ने, उन्होंने उन दरवाजों को चेक किया। अब जब वो चेक करेंगे, उनके पास इधर कुछ मैट्रिक्स बनी होगी क्वालिटी की, जिसके मुताबिक उसको चेक करेंगे कि यार ये जो मेजरमेंट्स हैं ऐसी होनी चाहिए, इसका सफाई सुथराई जो भी है उसको ऐसा प्लेन होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्होंने मेजर किया। अब क्वालिटी कंट्रोल ने जब इसको इंस्पेक्ट किया, चेक किया, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये उस क्वालिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे जो प्लान में था। अब आप देखिए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हम कर क्या रहे हैं? जो मैट्रिक्स बनाई थी प्लानिंग के अंदर, एक्चुअल जब काम हुआ उसको कंपेयर ही कर रहे हैं ना, ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब प्लान से कंपेयर करेंगे, अगर तो वेरिएंस मुनासिब है, विद इन डेडलाइंस और सॉरी थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, तो हम कहेंगे ठीक है, ये कबूल हो गए। अगर नहीं है तो हम इसको वापस रीवर्क के लिए भेज देंगे कि दोबारा बनाओ, ठीक करो, ऐसे ही है। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो अब वो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफेक्ट रिपेयर कैसे हो रही है या रीवर्क कैसे हो रहा है। अच्छा, अगर ये उन
उस लिमिट्स के अंदर हैं, उस प्लान के अंदर हैं, मैट्रिसेस में जो हमने प्लान में बनाई थी उसके अंदर है, तो हम कहेंगे कि राइट, अब ये डिलीवरेबल्स जो हैं ये एक्सेप्टेड हैं बाय द क्वालिटी डिपार्टमेंट, राइट, उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो अब ये वेरीफाइड डिलीवरेबल बन जाएगा। जो यहां से डिलीवरेबल निकला वो वेरीफाइड डिलीवरेबल है, फाइन। और वेरीफाई किसने सर। किया है? बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। हमने अब इसको इंटरनली चेक कर लिया है, अब हम इसको भेजेंगे इधर, यहाँ पे एक लिखा हुआ वैलिडेट स्कोप, वैलिडेट स्कोप पे हम भेज देंगे। वैलिडेट स्कोप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आएगा और कस्टमर इन दरवाजों को चेक करेगा, हम कस्टमर से भी इसका अप्रूवल लेंगे। हमारे अपने डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया, कस्टमर जब इसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब जैसे देखेगा, तो अगेन या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब जब रिजेक्ट करेगा तो हम अपने वो जो स्कोप था, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उससे कंपेयर करेंगे कि यार ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर ने पहले रिक्वायरमेंट ही यही दी थी, अब वो बिला वजह ही हमें कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। ऐसे केस में ज़ाहिर है हम कस्टमर को दोबारा काम नहीं करवाएंगे, उसे कहेंगे कि अगर दोबारा वो वाला करवाना है तो आप रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा बजट देना पड़ेगा इसके लिए। अदरवाइज अगर वो ठीक कह रहा है, उसने रिक्वायरमेंट यही दी थी और हमसे ओवरलुक हुआ है, तो फिर हम वापस इसको रीवर्क के लिए भेज देंगे। लेकिन अगर कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हम कहते हैं अब ये वैलिडेटेड डिलीवरेबल बन गया, वेरीफाइड से वैलिडेटेड डिलीवरेबल बन गया। ये बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। बट अगेन इफ यू सी, यहाँ पे भी हम काम यही कर रहे हैं कि इनपुट पे हमारे पास कोई डिलीवरेबल आया है और उसको हम प्लान से कंपेयर कर रहे हैं, और एट द एंड कोई चीज हमारे पास आती है, एक्सेप्टेड वैलिडेटेड डिलीवरेबल आएगा या रिजेक्टेड डिलीवरेबल आएगा, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. ये कस्टमर को हम छोटे छोटे पीसेस में ये साथ के साथ दिखाते इसलिए हैं कि ये ना हो कि जब हम फाइनली प्रोजेक्ट को क्लोज करने लगे और उस वक्त कस्टमर को दिखाएं तो वो मुसीबत खड़ी कर दे। तो जो जो चीजें आती जा रही हैं मैं कस्टमर को उसको आज साथ के साथ पास कराता जा रहा हूँ, सारे डिलीवरेबल्स, फाइन। Yes, sir. अच्छा, तो एक तो दैट मींस यहाँ पे मेरे पास इस प्रोसेस के जहाँ पे काम हो रहा है, एक तो डिलीवरेबल्स निकल रहे हैं और वो डिलीवरेबल्स का रूट क्या है मैंने आपको पूरा समझा दिया। दूसरा यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा निकलता है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा। अब ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, कुछ डाटा स्कोप से रिलेटेड होगा, वो आपको याद है मैंने कहा था 8 मीटर वॉल बन गई, यस सर। ठीक है। अच्छा, जी सर। कुछ डाटा स्केड्यूल से रिलेटेड होगा, मींस फला टास्क फला एक्टिविटी इस डेट को शुरू हुई, इस डेट को खत्म हुई। कुछ डाटा कॉस्ट से रिलेटेड होगा, लाइक हमने एग्जांपल की थी कि 10,000 में हुआ, 10,000 मेरे एक्चुअली कॉस्ट लग चुकी है अभी तक। और कुछ इसी तरह क्वालिटी का होगा, अब आपने देखा कि क्वालिटी का डाटा या डिलीवरेबल आ जाएगा। कुछ रिसोर्सेज से रिलेटेड होगा, कुछ कम्युनिकेशन से, एंड सो ऑन। बट सब में एक चीज इनपुट पे कॉमन है, दैट इज वर्क परफॉर्मेंस डाटा या डिलीवरेबल्स, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब दूसरी चीज इनपुट पे मुझे और चाहिए होगी कि अगर वो स्कोप रिलेटेड डाटा है तो मुझे स्कोप बेसलाइन सामने रेफरेंस के तौर पे रखनी पड़ेगी। अगर वो स्केजुअल का डाटा है तो मुझे स्केजुअल बेसलाइन से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट का डाटा है तो कॉस्ट बेसलाइन से मुझे उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा ही है, प्लान या बेसलाइन कुछ भी हो सकता है। जी सर। क्वालिटी का डाटा है तो हमने क्वालिटी का प्लान देखा था कि वो जो क्वालिटी के प्लान में मैट्रिसेस बताई थी कि इतने मिलीमीटर की वेरिएशन खैर है, इतने की नहीं है। सो दैट मींस हमारे पास इनपुट पे, इन तमाम प्रोसेसेस के इनपुट पे, सारे जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पूरे के पूरे हैं, इन सारे के इनपुट पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा या डिलीवरेबल्स होंगे एक चीज, उसको हम फिर कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिव प्लान के साथ या रिस्पेक्टिव बेसलाइन के साथ, राइट? जी सर। और Yes, sir. जब ये कंपैरिजन करते हैं, इसको हमने एवेल्युएशन का नाम दिया था और हमने कहा था कि इसके नतीजे में WPI वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकलती है। यहाँ पे स्कोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकलेगी, यहाँ पे स्केड्यूल से रिलेटेड निकलेगी कि वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल, अहेड ऑफ स्केड्यूल, और यहाँ से कॉस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकलेगी, वी आर ओवर बजट, अंडर बजट, ऑन बजट और समथिंग। यहाँ से क्वालिटी से रिलेटेड निकलेगी, बट ये सारी WPIs यहाँ पे निकलेंगी, फाइन।
Yes, तो sir. इनपुट पे हर जगह WPD है एंड प्लान या बेस लाइन्स है जिससे हमने कंपेयर करना है, और आउटपुट पे मेरे पास WPI निकलेगी, राइट? अब Yes, sir. उस WPI जो निकल रही हैं उनके नतीजे में अगर तो सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही हैं तो इसका मतलब है कोई करेक्टिव एक्शन, कोई प्रिवेंटिव एक्शन, कोई रीवर्क, डिफेक्ट रिपेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं या प्लान के मुताबिक स्केड्यूल नहीं चल रहा, या प्लान के मुताबिक बजट नहीं चल रहा, या प्लान के मुताबिक स्कोप नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेंगे। और उसके लिए आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा, वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो लगनी है वो कहाँ से आएंगी, रीवर्क जो आएगा उस पर दोबारा मेरा खर्चा होना है, दोबारा रिसोर्सेज या मटेरियल लगना है, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? कैन समवन टेल मी? Management reserve. वेरी गुड, मैनेजमेंट रिजर्व से आएंगी। अब मैनेजमेंट रिजर्व मैं वैसे तो यूज नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना? तो मैनेजमेंट रिजर्व ऐसे यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल के लिए मुझे करना। मुझे चेंज रिक्वेस्ट भेज, हाँ बिल्कुल, अप्रूवल के लिए चेंज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, राइट? सो आउटपुट पे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, वी अदर देन WPI हमें चेंज रिक्वेस्ट भी आ सकती है आउटपुट से। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं ये कहूं कि कैन यू टेल मी व्हाट आर जेनेरिक इनपुट्स ऑफ ऑल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेसेस? जेनेरिक इनपुट तो दो लाजमी होंगे, एक क्या है? वर्क परफॉर्मेंस डाटा, और दूसरा डेटा बेसलाइन। कंसर्न बेसलाइन या प्लान बात, क्योंकि बेसलाइन तो 3 है ना, बाकी सारे प्लान है, राइट? अच्छा, और आउटपुट पे दो जेनेरिक इनपुट आउटपुट क्या होंगे? WPI एंड चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट। डन, ये सबको क्लियर होगी ये बात? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, जब ये मेरे पास सारा काम हो जाता है, दो प्रोसेसेस अभी तक मैंने टच नहीं किए, वो टॉप पे दो हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अब मैं ये बाकी सारा इरेज कर रहा हूं ताकि हम टॉप वाले प्रोसेसेस पे जाके बात कर सकें। बट यू आर क्लियर अबाउट वन थिंग, दैट WPD एंड, अगर मैं ये कहूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि बेसलाइन भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है और जो बाकी प्लान्स हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है, करेक्ट? तो बाज जगह Yes, बेसलाइन sir. होंगी इनपुट पे, बाज जगह प्लान, और आउटपुट पे हर जगह WPI आ रही है और चेंज रिक्वेस्ट आ रही है। चेंज रिक्वेस्ट। ये दो चीजें आ रही हैं, सारे प्रोसेसेस के साथ यही हाल है। अच्छा, अब चेंज रिक्वेस्ट सिर्फ यहाँ से नहीं आती है, चेंज रिक्वेस्ट बहुत सारी जगहों से आती है, इवन प्लानिंग के अंदर, इवन इनिशिएटिंग के अंदर भी चेंज रिक्वेस्ट आ जाती हैं। वो हम बाद में बात करेंगे किसी टाइम, अगर हुआ यू में लाइक एक्स्ट्रा सेशंस को अगर करने हुए तो उस पर आप ये क्लैरिटी ले लीजिएगा। लेकिन चेंज रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगहों पे ओरिजिनेट होती रहती है, यहाँ पे भी, एग्जीक्यूशन में भी, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि आती रहती है। अब WPI कहाँ जाता है? देखें, यहाँ पे WPI स्कोप का आया, यहाँ पे स्केड्यूल क्या आया, यहाँ पे कॉस्ट का आया। ये जो पहला वाला मेरा नॉलेज एरिया है ना, इंटीग्रेशन का, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज एरिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर इस लेवल पे ऑपरेट करता है, उसे स्कोप वाले अपनी चीजें बताएंगे, लाइक इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल हैंड्स हैं, वो अपना स्कोप से रिलेटेड बातें बताएंगे। क्वालिटी वाले क्वालिटी का इनपुट देंगे, स्केड्यूल वाले स्केड्यूल का देंगे, कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट कर देंगे। वो उन सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा, राइट? जैसे आपने प्लानिंग में देखा था, प्लानिंग में क्या हुआ था कि नीचे सारे प्लान्स बने थे और नीचे सारी बेसलाइंस बनी थी इन जगहों पे, और वो सारी बेसलाइंस 12 प्लान्स कहाँ जाके लगे थे? ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में। तो या Yes, sir. नीचे नीचे वाले सारे प्लान इंटीग्रेट होके ऊपर इकट्ठा एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना था। फाइन, यस सर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी दो प्रोसेसेस हैं और वो दोनों इंटीग्रेशन रोल में है। देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो WPIs आ रही हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वो कुछ स्कोप से रिलेटेड है, कुछ कॉस्ट से रिलेटेड है। इन सारों का कंबाइंड इम्पैक्ट अगर मुझे चेक करना है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर उस सारी इंफॉर्मेशन, उस सारी WPIs को, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा।
इस प्रोसेस का नाम है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। अब ये कोई एक चीज को मॉनिटर एंड कंट्रोल नहीं कर रहा, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट वर्क को, जिसमें स्कोप, स्केड्यूल, क्वालिटी सब शामिल है। तो हम क्या करते हैं, ये सारे WPIs इकट्ठे करके यहाँ पे इनपुट पे रख देते हैं। ठीक है, सारे WPIs इकट्ठे करके प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे इनपुट पे लेता है, और फिर उस बेस पे यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जनरेट करता है। अब ये रिपोर्ट्स पूरे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज WPIs। डन? ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, सो दैट मीन्स ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा थे, ये इनपुट पे आए इन सारे प्रोसेसेस पे, आउटपुट पे और प्लान आया, और आउटपुट पे इनके कंपैरिजन के नतीजे में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड चेंज रिक्वेस्ट आई। हमने सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन उठा के ऊपर इनपुट पे ले गए इधर, और आउटपुट पे रिपोर्ट्स बनेंगी पूरे प्रोजेक्ट की कंसोलिडेटेड। डन? किसी को ये बात समझ Yes, ना sir. आई हो? अच्छा, अब दूसरी बात, चेंज रिक्वेस्ट का क्या करें? चेंज रिक्वेस्ट को अगर हम देखें तो नीचे मैं सारा इरेज कर देता हूं, सॉरी। एक और प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं PICC, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। अब मुझे यहाँ पे स्केड्यूल वाले ने बताया सर मेरा प्रोजेक्ट कि ये टास्क लेट है, उससे वो एवेलुएट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो हम ऊपर बता रहे थे कि ओवरऑल ड्यूरेशन इतना लेट है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नीचे से चेंज रिक्वेस्ट जो जा रही है सारी की सारी, वो चेंज रिक्वेस्ट इस प्रोसेस में इंटीग्रेट करेंगे लॉक। मुझे किसी ने कहा कि सर हमारा ड्यूरेशन लेट है, तो हमें अब एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। तो ये जो स्केड्यूल वाले साहब हैं, इनका पूरा फोकस अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या स्केड्यूल पे है, लेकिन आपको लगता नहीं है अगर स्केड्यूल एक्सटेंड होता है तो शायद कॉस्ट भी बढ़ जाए? क्या Yes, आपको लगता नहीं है कि रिसोर्सेज मुझे अब लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करनी पड़ेंगी, उनकी अवेलेबिलिटी मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट्स को शायद लेट करना पड़े, है ना? अच्छा, फिर इन डिलेस के लिए स्टेक होल्डर्स को भी मनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो भी चेंज रिक्वेस्ट, इंडिविजुअल चेंज रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको इंटीग्रेटेड वे में ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट वो यहाँ पे चेक होगा, और अकॉर्डिंगली चेंज रिक्वेस्ट या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी या डेफर कर देंगे फॉर सम टाइम। इज इट क्लियर? yes, Yes sir. sir. So this is overall monitoring and controlling process group। और ये हर सब्जेक्ट में आप जो भी पढ़ेंगे, आप जब स्केड्यूल पढ़ रहे हो तो आपके ज़हन में यही चीज़ आएगी। अभी हम कॉस्ट पढ़ेंगे। आई जस्ट वांटेड कि एक दफ़ा आपको ये सारी कहानी पिक्चर क्लियर हो, तो अब हमारा इसके बाद फोकस जो है ना वो सिर्फ कंट्रोल कॉस्ट रह जाएगा। जब आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में क्वालिटी पढ़ेंगे तो उस वक्त आप इसको खुद रिलेट कर लीजिएगा। स्केड्यूल सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिर देख लीजिएगा। ठीक है, रिसोर्सेज शायद अभी पढ़ रहे होंगे, कम्युनिकेशन भी अभी पढ़ रहे होंगे, और स्टेक होल्डर भी अभी। तो उनके ये जो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के प्रोसेस है, तो वो आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे देंगे। राइट? यस सर। Yes sir. अच्छा, अब हम आते हैं इधर। ये मैंने एक जनरल जेनेरिक इनपुट आउटपुट बताए हुए हैं, जो अभी भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन की है कि जब भी कोई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा, तो या एक तो इनपुट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा, ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट्स मैट्रिसेस भी होंगी, और ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस पे WPD वुड बी एट इनपुट। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा है जो टॉप पे था, उस पे कौन सा इनपुट था? WPI है ना? WPI जो सारे WPI. इकट्ठे हुए थे वो ऊपर हमने टॉप पे इकट्ठे इनपुट पे रख दिए थे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, अब इस सारे के नतीजे में आपका, यहाँ पे मैं रिवर्स में शुरू करता हूँ, यहाँ से नीचे तो WPD के अगेंस्ट तो WPIs जनरेट हो, है ना? और जो WPI इनपुट पे था उसके अगेंस्ट क्या आया था? वर्क परफॉर्मेंस WPD. है ना? तो वो आ गया। उसके अलावा चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, चेंजेस जब होंगी अगर वो अप्रूव हो जाती हैं तो मेरा प्लान अपडेट होगा।
जब मैं बेसलाइन चेंज कर रहा हूँ, ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, बजट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो प्लान अपडेट होगा, डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे, है ना? Yes. Yes, तो sir. ये है ये जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप है। अब हम मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट की तरफ आते हैं। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, 5 मिनट हम इसमें पढ़ते हैं, 3 से 4 मिनट, और फिर अटेंडेंस लेंगे। आई एम रियली सॉरी बट दीज आर आई मीन ये इतनी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिससे आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की समझ आएगी। और आई हैव एडेड एक्चुअली लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स जो मेरे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर आपको पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ ही नहीं आएगी। नाउ Yes, sir. प्रोजेक्ट कॉस्ट की अब हम बात करते हैं। बाकी चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए, जितना जेनेरिक आइडिया देना था वो मैंने दे दिया। नाउ कॉस्ट के अंदर क्या कुछ है जो हम कंट्रोल कॉस्ट के अंदर करते हैं, ठीक है? ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं वन बाय वन इनको जरा जल्दी से पढ़ देता हूँ। देखें, आपने इन्फ्लुएंस, एक सीक्वेंस में नहीं है, बट यू नीड टू इन्फ्लुएंस ऑल दोज फैक्टर्स दैट क्रिएट चेंजेस टू द बेसलाइन। अच्छा, आपको मैंने कहा करेक्टिव एक्शन क्या था? कैन समवन टेल मी करेक्टिव एक्शन क्या था? डैमेज अकर हो गया और उसको उसका रूट कॉज एनालिसिस किया, रूट कॉज और वो एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन लेगा। हाँ, और वो रूट कॉज को हम एड्रेस करना चाहेंगे जिसकी वजह से बेसलाइन में चेंजेस आ रही हैं बार बार। करेक्ट? बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, वी वांट टू इंश्योर ऑल चेंज रिक्वेस्ट आर एक्टेड ऑन इन अ टाइमली मैनर। अब चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट तो हो गई, लेकिन वो लोगों को पता ही नहीं है, उस पर काम ही नहीं हुआ, तो ये भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हम चेंज कर दूं, अभी अनाउंस कर दूं कि यार आज मेकअप क्लास नहीं होगी, लेट्स से, तो इट हैज टू बी कन्वेड टू यू इमीडिएटली, अदरवाइज ये चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला। इसी तरह आई नीड टू मैनेज दैट एक्चुअल चेंजेस व्हेन एंड एज दे अकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज रिक्वेस्ट जब इनिशिएट होती है ना, तो वो चेंजेस या रीवर्क या करेक्टिव एक्शन वापस प्रोजेक्ट वर्क जब आता है ना, तो अब वो नए प्लान के मुताबिक काम करेंगे। ऐसे ही है ना? तो यस जब सर। वो चेंजेस अकर करेंगे, वी नीड टू मैनेज देम। हम ओपन एंडेड चेंजेस को नहीं, अब हम अपने नए उसके मुताबिक अपनी चीजें करेंगे। देन इंश्योरिंग द कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स डू नॉट एक्सीड द ऑथराइज्ड फंडिंग बाय पीरियड, डब्ल्यूबीएस वगैरह वगैरह, ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वी नीड टू मॉनिटर कॉस्ट परफॉर्मेंस टू आइसोलेट एंड अंडरस्टैंड वेरिएंसेस। कौन से एरियाज हैं जहां पे वेरिएंसेस आ रही हैं, कौन से टास्क हैं जहां पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। मॉनिटरिंग वर्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट फंड्स एक्सपेंडेड, देन प्रिवेंटिंग अनअप्रूव्ड चेंजेस। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई काम ना करे। इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑल द अप्रूव्ड चेंजेस एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, एंड देन ब्रिंगिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट overruns within acceptable limits. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ये ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल का है। आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, एज मतलब सारे ही एक दफा समझ लें और काफी है। ठीक है, मैं इस तरह नहीं पूछूंगा कि ये सारी लिस्ट बना के दे दो, ये क्या है, मैनेजिंग से क्या मुराद है, ठीक है? बट इन जनरल यू शुड बी नोइंग इट। वो जो मैंने इससे पिछला लेक्चर आपको अभी तक पूरा दिया है, उसमें आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि what do we mean by this cost variance, ठीक है? So that brings us to the end of this lecture. इसके बाद हम कंट्रोल कॉस्ट के 2 लेक्चर्स, मतलब एक शाम वाला और एक अगला जो है वो करेंगे, and those two are really important from your exam perspective as well. Clear? Yes, sir. ओके अच्छा जी, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा, और आपकी अगली क्लास जो है वो कितने बजे तक है? कैन यू टेल मी? मतलब वो जल्दी तो नहीं शुरू करवाई? सर 1 to 4 होती है वैसे तो। अच्छा, बस ठीक है। मैंने कहा अगर